इंटरव्यू के बारे में बताइए, क्योंकि इंटरव्यू अभी हाँ साहब, आ भी गया है आसपास, तो उसके बारे में टिप्स दीजिए कि कैसे इंटरव्यू में किया जाए। आपने बहुत बार इंटरव्यू भी दिलाया है, अलग अलग बोर्ड में दिलाया है, तो सब में क्या क्या फर्क रहता है, किसमें क्या बोलना चाहिए, हॉबीज का कितना इंपॉर्टेंस है, या डैफ फॉर्म से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे भरना चाहिए, उसके बारे में बताइए। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोडाटा फॉर्म पे ही उनके पास रहता है इंटरव्यूअर के पास। बोर्ड भी सारे अलग अलग हैं, मेंटेलिटी भी अलग हो सकती है उनकी, बोर्ड मेंबर साथ साथ में होते हैं 4-5 साथ में उनके, तो क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जाते हैं। कई बोर्ड्स में टेक्निकल नहीं बैठे होते हैं, कई में टेक्निकल बैठे होते हैं लोग। कितने लोग रहते हैं और कौन कौन से डिविजन? जैसे मैं 2 इंटरव्यू दिया पहले वाले में 17 और 18 में, तो हेड इंटरव्यूअर था जिनकी बोर्ड होती है, और 4 या 5 एक्स्ट्रा, मतलब 5 भी होते थे पहले, 6 भी होते थे, लेकिन 19 वाले इंटरव्यू में 4 थे और 20 वाले इंटरव्यू में एक्स्ट्रा 4 थे साथ में, मतलब टोटल 5। अच्छा, हाँ टोटल 5। तो ऐसे मतलब वो सीजीपीएससी के थ्रू ही आए हुए रहते हैं या कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर्स रहते हैं? जैसे बाजकर सर का बोर्ड है, वो तो एमबीबीएस डॉक्टर है। अच्छा। हाँ, तो अलग अलग फील्ड के लोग रहते हैं वहाँ पे। कई बार जैसे आपको, जैसे पर्यावरण वाले भी आ गए, कई बार आपके एक्स आईएफएस भी रहते हैं, एक्स आईएएस भी आ जाते हैं, रवि शंकर यूनिवर्सिटी है वहाँ के प्रोफेसर भी आते हैं, बीके रे सर हैं, काफी फेमस हैं, वो भी आते हैं इंटरव्यू में। और मेरे एक फ्रेंड है, वो बता रहा था उसके में तो डीएम अवस्थी सर भी आए थे। तो वो पहचान नहीं पाया था पहले, बट बाद में समझ में आया कि वो डीएम अवस्थी थे। तो ऐसा है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि आप कौन से बोर्ड में आएंगे? ऐसा डिसाइड वहाँ पे क्या करते हैं, जब से हम इंटरव्यू में गए हम लोग वहाँ पे, जिस दिन इंटरव्यू होना है, हम लोग से रोल नंबर लिखवाते हैं वो सबका एक चीट में, और एक बड़ा डब्बा होता है उनके पास, उसमें वो पुट कर लेते हैं सबको पूरा। फिर किसी एक को बुलाते हैं, और एक जैसे 4 बोर्ड बने हैं ABCD, ऐसा ए कौन सा है मुझे नहीं पता, उनको भी नहीं पता, जो वहाँ पे प्यून लोग काम करते रहते हैं और क्लर्क लोग। फिर वहाँ पे 4 डब्बे डलवाएंगे किसी लड़के से, और वो उस डब्बे से वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा बनना है बोर्ड। ऐसा होता है, मतलब वो पहले से डिसाइड होगा ये कौन सा है बोर्ड उनके हिसाब से। अच्छा, तो हर बार बोर्ड सेम रहता है क्या? नहीं, वो जैसे पहले मैं इंटरव्यू दिया था उस टाइम बाजकर सर थे, अभी भी बाजकर सर हैं, साव सर थे, मंडावी सर थे, मंडावी सर अब नहीं है, फिर एक पांडे सर थे, वो भी नहीं है अब, तो पिजदा सर थे, वो भी नहीं है अब। तो काफी चेंजेस हुए हैं अभी 19 वाले 20 वाले पीएससी में। तो अभी 2 बोर्ड नए बने हैं, जैसे कि उइके मैम का बोर्ड है, सरिता उइके मैम है, और एक प्रवीण वर्मा सर है, उनका बोर्ड नया बना है, और सोनवानी सर का बोर्ड था नया। 3 बोर्ड नए थे उस टाइम, हमारे टाइम में 19 और 20 में। तो ऐसा कुछ रहता है क्या कि कोई एक बोर्ड बहुत हार्ड रहता है, कोई एक बहुत लीनियंट रहता है? ये ना बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ना जैसे मेरा इंटरव्यू कैसा गया है या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जरूरी नहीं सामने वाले से भी ऐसा ही पूछा जाए उसी बोर्ड में। अब उनको बायोडाटा फॉर्म उनके सामने है, नाम है, आपके नाम में कुछ अच्छा लग गया उनको, तो नाम से ही क्वेश्चन उठा देते हैं। जैसे मेरे नाम में विपिन बिहारी पटेल है, विपिन का अर्थ क्या होता है, आपके पर्यायवाची बताइए, ऐसा आ जाएगा। जैसे मेरा हॉबी भी है प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण करना, मेरा नाम विपिन बिहारी है, जंगल में भ्रमण करने वाला, तो मैच करता है, तो उस हॉबी से क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे। तो ऐसा मतलब नाम से क्वेश्चन निकल गया। उस डेट ऑफ बर्थ है आपका 19, जैसे मेरा अक्टूबर है 1991 में बहुत सारी चीजें हुई हैं इंडिया में। LPG आया था अपने इंडिया में, फिर बाबरी मस्जिद वाला विध्वंस हुआ था, वैसा कुछ है। तो वो सब चीजें क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। बताइए आप अपने 1991 के कुछ इंसिडेंट, अक्टूबर के कुछ सेलिब्रिटी का नाम बताइए जिनका बर्थ है, कुछ साइंटिस्ट, ऐसा भी क्वेश्चन निकलता है वहाँ पे। कुछ सिंगर, जैसे आपकी हॉबी सिंगिंग है तो गाना भी गाने बोल सकते हैं वो लोग। और एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, पापा का बैकग्राउंड जैसे है, फादर का आपके, वो मैटर करेगा। फिर आपका एजुकेशन, जैसे कई लोग का क्या होता है, रिसेंट पास होते हैं अपना ग्रेजुएशन और इंटर देते हैं 1-2 साल के अंदर, और उनके परसेंटेज 80+ होते हैं, तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे वहाँ से। कई लोग रेडी नहीं करते हैं उसको, सोचते हैं नहीं पूछा जाएगा तो ये अपन पीएससी में आ गया, बट ऐसा नहीं है वहाँ पे। ग्रेजुएशन, हाँ ग्रेजुएशन के क्वेश्चन, जैसे मेरे फ्रेंड 2 हैं, उन लोग भी 4 इंटरव्यू दे चुके हैं और सेलेक्टेड भी हैं। मोहन साहू जो नायब तहसीलदार भी हैं, और डीएसपी बटिंग भी है उनका 20 में, 2020 पीएससी में। फिर आशीष साहू भी हैं, वो भी ASLR हैं अभी। फिर आपका महेश जी हैं, वो भी अभी एक्साइज सब इंस्पेक्टर बने हैं, बट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो CTI के पोस्ट में हैं 18 पीएससी में। तो उनसे भी, जैसे उन लोग ने BSc वाले हैं वो लोग, तो BSc के क्वेश्चन से पूछा गया बकायदा 4 साल बाद भी। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा अपनी ग्रेजुएशन को लेकर। स्कूलिंग पे तो ज़्यादा नहीं आते क्योंकि आपका सिलेबस मैच कर जाता है, तो स्कूलिंग पे नहीं आते वो लोग, बट ग्रेजुएशन का क्वेश्चन पूछते हैं। और आपके ऐसे वर्क एक्सपीरियंस है। मेरा एक फ्रेंड है, वो पुलिस में था, मतलब ऐसा ही था, वो TI प्रमोट होने वाले हैं, सिलेक्टेड नहीं हो पाए, उनसे उनके पुलिस पे पूरे क्वेश्चन बने, होमगार्ड, पुलिस, और आप क्यों छोड़ के इधर आ रहे हो, क्यों आप सेटिस्फाइड नहीं थे। हमसे ही क्वेश्चन टेक्निकल से पूछा जाता है, टेक्निकल लोगों से, कि आप टेक्निकल छोड़ के इधर आ रहे हो, गलत तो नहीं कर रहे हो, टेक्निकल क्यों परस्यू नहीं किया।
और मैकेनिकल में भी पूछेंगे वो, क्योंकि मैकेनिकल तो एकदम बेसिक सा है, दिख जाता है सामने सब हो रहा है, मैकेनिकल ही है, इंजन दिखता है, मशीन दिखते हैं, तो वो भी क्वेश्चन रेडी करना पड़ता है हम लोग को कि पूछ सकते हैं वो लोग। जैसे मुझसे पूछा भी गया आईसी इंटरनल कंबशन इंजन पूछा गया था, फिर आपका डीजल इंजन, ऑटो इंजन, ये सब पूछा गया है मुझसे। थर्मोडायनेमिक्स जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी पूछते हैं वो लोग, टेक्निकल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो वो बताता हूँ मैं। थर्मोडायनेमिक्स है तो थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ क्या है बताओ, ऐसा क्वेश्चन बनता है वहाँ टेक्निकल में। फिर आपका ग्रेजुएशन में अच्छा नंबर है या कुछ विशेष उपलब्धि है आपकी लाइफ की, तो वो भी उसको डिस्कस कर सकते हैं बिल्कुल। और ऐसे आजकल हो क्या रहा है 2 साल से इंटरव्यू में कि हम लोग जैसे बायोडाटा फॉर्म भरते हैं, साथ साथ में उसके हम लोग अनुप्रमाणन प्रति होता है एक फॉर्म, और एक हमारा परिचय पत्र टाइप का आता है, वो फॉर्म भी भरते हैं हम लोग। तो उनके पास पूरा सेट जाता है हेड इंटरव्यू के पास, और उसको देखते हैं, लग रहा है उसमें बकायदा एनएसएस वगैरह का मेंशन होता है कि आपने एनएसएस ज्वाइन किया था वगैरह वगैरह। उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, एनएसएस क्या है, आपने ज्वाइन किया था तो क्यों किया था, क्या फायदा हुआ, ये सब पूछते हैं वो लोग। तो आप किस तरीके से प्रिपेयर करते थे इसके लिए? जैसे मेरे 2 इंटरव्यू में नंबर बहुत कम आए थे, पहले वाले इंटरव्यू में 66 था, दूसरे में 65 था, थर्ड वाले में 90 है, फोर्थ वाले में 82 है, तो बहुत अच्छे नंबर तो मैंने चारों में नहीं पाया है, बट सुधार जरूर हुआ है उसमें मेरा। तो आपको पहले तो अपना रेडी करना पड़ेगा, बैकग्राउंड आपका क्या है, जैसे कि नाम से क्या क्या अर्थ है, संधि विच्छेद जो भी बन रहा है आपका। फिर आपका उसके बाद रोल नंबर है, रोल नंबर कितने डिजिट का है, कई लोग ध्यान देते नहीं है तो उसमें भी कई लोग क्या पूछ देते हैं कि ऑड कौन सा है, कितने इवन है, ये भी पूछ देते हैं कई बार, तो भी रेडी करना पड़ेगा। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है ये तो इंटरव्यू, क्योंकि वो आपके अंदर झांक रहे हैं, फेक नहीं कर सकते आप वहाँ पे। फिर उसके बाद आप पिताजी का भी नाम होता है वहाँ पे, पिताजी के नाम के भी कुछ अर्थ निकल रहे हैं, कुछ पर्सनैलिटी है तो पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आप रोल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ से क्वेश्चन बनते ही हैं कुछ। फिर उसके बाद आपका हॉबी होता है, पीछे एक वर्क एक्सपीरियंस होता है, फिर आप कुछ अलग किए हैं लाइफ में ग्रेजुएशन के अलावा, तो वो पूछते हैं वो लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बायोडाटा फॉर्म पे ही रहेंगे, कई बार तो इंटरव्यू बायोडाटा फॉर्म के बाहर भी होता है। जैसे अभी तालिबान चल रहा था मेरे इंटरव्यू के टाइम में, तो उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि 19 वाले इंटरव्यू में कि ये बताइए कि कौन से देश में सैनिक प्रशासन लागू है। लोग सिर्फ तालिबान जान रहे थे उस टाइम, बट म्यांमार में भी लागू था उस टाइम तक। तो ऐसा मैं दोनों को आंसर दिया, तो उनको अच्छा लगा कि हाँ इनको पता है ज्यादा। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन बन रहे थे मेरे से, प्रीवियस जो इंटरव्यू दिए मेरे बोर्ड में, तो सब बाहर आ रहे थे, बहुत उदास थे कि मेरे से ना क्वेश्चन नहीं बन रहा है और इंटरव्यू गंदा गया है। और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ क्योंकि मेरा पेपर सब बहुत अच्छा है, मेरे 109.5 नंबर भी आए थे 19 में, 20 में भी 103 है, तो मेरा कमांड 55 से उसमें था। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो मुझसे पूछेंगे, मैं और अच्छा कर लूंगा इसमें, क्योंकि नंबर ज़्यादा चाहिए होते हैं इंटरव्यू में, हमेशा से लगता है और मिल जाए। तो वहाँ अंदर गया तो मुझसे पूछा ही नहीं गया, तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इंटरव्यू अच्छा स्मूथ चल रहा था। 25 मिनट इंटरव्यू चला, मैं लास्ट मेंबर था उस बोर्ड का और उस दिन का, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरा इंटरव्यू सेटिस्फाइड था। मेरे से पहले वालों का 10 मिनट 15 मिनट चल रहा था। तो ये बता सकते हैं क्या कि ऐसी क्या चीजें हैं जो इंटरव्यू में नहीं करना चाहिए, मतलब जो चीजें अवॉइड करनी चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे भी, और वहां पर पहुंचने के बाद बोर्ड मेंबर्स के सामने जो चीजें नहीं करनी चाहिए? मेन आपको ना टू द पॉइंट रिप्लाई करना चाहिए इंटरव्यू में, क्योंकि वो बहुत एजेड लोग होते हैं और हमसे बहुत परिपक्व, ये XIS XIFS भी होते हैं वहाँ पे, उनको हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, लाइफ का भी नॉलेज और सब्जेक्टिव भी। तो वहाँ फेक तो आप कर सकते नहीं पता है तो बिल्कुल आप सौम्यता से रिप्लाई कीजिए, सॉरी सर मुझे नहीं पता। कई बार क्वेश्चन हम सुन नहीं पाते। कोविड के टाइम हमारे साथ क्या हुआ था कि मैं यहाँ से एंटर किया गेट से और मेरी इंटरव्यूअर वहाँ पे थी, इधर थी, तो मुझे चारों तो देखना पड़ता था ऐसे, क्योंकि आपको आई कांटेक्ट करना पड़ेगा और जितना मधुरता सौम्यता दिखा पाएंगे उतना अच्छा रहेगा इंटरव्यू में। ऐसा रहता है कि जैसे एंटर किए, गुड मॉर्निंग नहीं रैगिंग हमको ऐसे सिखाया गया था कोचिंग में कि आपको जैसे अगर लेडीज हैं कोई वहाँ पे फीमेल, तो आपको उनको पहले विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग मैम या गुड इवनिंग मैम, जो आपका टाइम होगा इंटरव्यू का। और उसके बाद फिर जो इंटरव्यू के हेड हैं आपके, उनको आप बिल्कुल गुड मॉर्निंग सर बोल के सारे लोग को कॉन्टेक्ट कीजिए, आई कॉन्टेक्ट, और बैठ जाइए अपनी सीट पे, पूछ के उनसे मेरी सीट सर, ऐसा करके बैठ जाइए बिल्कुल। फिर उसके बाद वो खुद स्टार्ट करेंगे, अपना परिचय दीजिए, खुद रिलैक्स करते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं इंटरव्यूअर लोग। ऐसा नहीं कि शुरू से ही आपको हमला और क्वेश्चन दागने लग गया। कुछ लोगों के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस थोड़े खराब हैं, मेरे फ्रेंड्स भी सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं अच्छे नंबर लाने के बाद। एक फ्रेंड है दिलेश्वर जायसवाल, उसके 805 मार्क्स हैं, सेम मार्क्स हैं मेरे और उसके मेंस में, बट उसके इंटरव्यू में 55 है तो वो सिलेक्शन नहीं ले पाया। 178 रैंक उसके आए हैं और मेरे 59 रैंक है 90 नंबर की वजह से। तो थोड़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो जाता है कई लोगों का, बट ऐसा नहीं है कि वो सिलेक्टेड नहीं हो सकते या फिर उनके अंदर कोई कमियां थी। अब वो इंटरव्यू के क्वेश्चन कैसे बने और उसका रिप्लाई आपने कैसे किया उस टाइम में, ये मैटर करता है। हो सकता है कि आप उसका अच्छा रिप्लाई किए हों और अच्छा आंसर निकल जाए। जैसे मेरे फ्रेंड थे पहले वाले इंटरव्यू में, GST लॉन्च हुआ था उस टाइम,
तो जीएसटी के भी फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे थे, इतना प्रेशराइज हो गए थे। तो ये भी होता है इंटरव्यू में। तो आपको कोशिश करना है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जैसे टोटेजा सर, देवांगन सर मुझे बोलते थे कि तुम बहुत तेज बोलते हो विपिन, और तुम ना प्राणायाम करा करो, मॉर्निंग में इवनिंग में वॉक किया करो, जिम कर सकते हो जिम भी करो, जिससे आपका मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, आप कूल रह सको। और खूब टेंशन मत लेना इस बार इंटरव्यू में, थर्ड वाला इंटरव्यू सिलेक्शन लिया मैंने, कूल रहना है तुमको, जितना कूल रह पाओ। तुम्हें नॉलेज बहुत ज्यादा है बोलते थे वो लोग, इसलिए शायद तुम और वहाँ पे फ्लो ज्यादा बता देते हो कि इतना नहीं बताना, उससे ज्यादा बता के आ जाते हो, ऐसा लगता है मुझे, बोलते थे वो लोग। तो थोड़ा कंट्रोल रहना है आपको वहाँ पे, जितना पूछा जा रहा है उतना रिप्लाई कीजिए। मतलब ये है ना कि प्रैक्टिस करने से आपका इंटरव्यू इंप्रूव हो जाता है। हाँ, एक महीने में इंप्रूव कर सकते हैं। और रही बात हॉबी की ना, तो जो नए लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं आया है, उनको हॉबी रेडी करनी चाहिए, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि हॉबी बहुत जरूरी है लाइफ में। हम लोग की हॉबी होती भी है, जैसे मेरी ही थी। अब मैं क्या करता था उस टाइम, तो प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस था 4 महीने, मेंस भी पढ़ा। अब मेंस के बाद क्या करें, तो उसके बाद फिर मैं जिमिंग वगैरह करता था, कहीं घूमने निकल गया, मेरी हॉबी घूमना है, तो मैं घूमने चला गया कहीं, जिम कर लिया, फिर सॉन्ग सुन लिया, फिर या फिर कुछ और कर लिया। मतलब ऐसा था कि कुछ ना कुछ करते रहता था मैं। तो आपको हॉबी डेवलप करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि अचानक से आप बोलोगे कुकिंग मेरी हॉबी है, गार्डनिंग मेरी हॉबी है, तो पता चल जाता है फेक है करके। उनको फेक नहीं लगना है आपको, वहां पे लगना चाहिए